एवरीवन, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो हम सॉल्व कर रहे थे एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का 2024 का क्वेश्चन पेपर, जिसका मैंने फर्स्ट पार्ट जिसमें मैंने 50 क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिए। आज हम लोग उसके आगे के 50 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा। किसी क्वेश्चन में कोई भी क्वेरी होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास में। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस कमेटी ने स्वनियंत्रण उपागम की आलोचना की और जानबूझकर परिवार को सीमित करने की वकालत की? ऑप्शन है भोरे कमेटी ने, ऑप्शन बी राधा कमल मुखर्जी कमेटी ने, ऑप्शन सी है एम.एस. स्वामीनाथन कमेटी ने और ऑप्शन डी है करुणाकरण कमेटी ने। तो बताइए किस कमेटी ने स्वनियंत्रण उपागम की आलोचना की और जानबूझकर परिवार को सीमित करने की वकालत की है? तो ये है आपकी भोरे कमेटी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन ए। इसे हम हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी के नाम से भी जानते हैं। इसका दूसरा नाम है आपका भोरे कमेटी। ये कब आई थी? 1943 में। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनगणना ब्रिटिश भारतीय सरकार द्वारा 1867 से 1872 के बीच प्रारंभ हुई। नियमित 10 वर्षीय या दशकीय जनगणना किस वर्ष से प्रारंभ हुई थी? ऑप्शन ए 1881 से, ऑप्शन बी 1941 से, ऑप्शन सी 1951 से और ऑप्शन डी 1931 से। तो बताइए नियमित जनगणना कब से शुरू हुई थी? तो ये स्टार्ट हुई थी 1881 से। किसके कार्यकाल में? तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। और जो अनियमित जनगणना थी ये किसके काल से शुरू हुई थी? तो ये हुई थी लॉर्ड मेयो के काल से। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी जनसंख्या में प्रजननशीलता मापने का सरलतम तरीका क्या होता है? ऑप्शन है आशोधित मृत्यु दर, ऑप्शन बी है आशोधित जन्म दर, ऑप्शन सी है जनन शक्ति और ऑप्शन डी लिंग अनुपात। तो बताइए किसी जनसंख्या में प्रजननशीलता का सरलतम तरीका क्या है? तो ये है आशोधित जन्म दर, प्यूर्ड बर्थ रेट। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है? ऑप्शन है 62.84%, ऑप्शन बी 64.84%, ऑप्शन सी 66.84% और ऑप्शन डी है 68.84%। तो बताइए कितने प्रतिशत जो जनसंख्या है वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है भारत की? शहरों में रहती है आपकी 31.16% जनसंख्या। ये है शहरों की। तो ग्रामों की कितनी होगी? तो ये है 68.84%। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेविस और ब्लैक ने प्रजनन क्षमता को सीधे प्रभावित करने वाले कारकों को क्या कहा है? ऑप्शन ए पृष्ठभूमि कारक, ऑप्शन बी निकटतम कारक, ऑप्शन सी सामाजिक प्रभाव और ऑप्शन डी स्वास्थ्य की स्थिति। डेविस और ब्लैक ने प्रजनन क्षमता को सीधे प्रभावित करने वाले कारकों को क्या कहा है? बताइए। तो ये कहा है निकटतम निर्धारक। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन बी। ये क्या करता है? प्रजनन क्षमता को सीधे रूप से प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का दीर्घकालीन लक्ष्य किस वर्ष तक स्थिर जनसंख्या को प्राप्त करने का है? ऑप्शन ए 2030 तक, ऑप्शन बी 2045 तक, ऑप्शन सी 2047 तक और ऑप्शन डी 2050 तक। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का दीर्घकालीन लक्ष्य किस वर्ष तक स्थिर जनसंख्या को प्राप्त करना है? तो ये है 2045 तक। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उस परिप्रेक्ष्य को पहचानिए जो हमें अपने जीवन में अवसरों और बाधाओं को देखने में मदद करता है। ऑप्शन ए संघर्ष परिप्रेक्ष्य, ऑप्शन बी प्रक्रियात्मक परिप्रेक्ष्य, ऑप्शन सी प्रतीकात्मक परिप्रेक्ष्य और ऑप्शन डी समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य। निम्नलिखित में से कौन सा परिप्रेक्ष्य है जो हमें अपने जीवन में अवसरों और बाधाओं को देखने में मदद करता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन डी समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये जो कॉन्सेप्ट है रिलेटेड है आपका सी राइट मिल्स के समाजशास्त्रीय जो कल्पना है, जिसमें इन्होंने बात की थी व्यक्तिगत समस्याओं और सार्वजनिक मुद्दों के बीच संबंध को। इसी आधार पर इसका आंसर होगा ऑप्शन डी समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज के सदस्यों द्वारा निर्मित विचारों की अमूर्त दुनिया को क्या कहते हैं? और दूसरी ओर समाज के सदस्यों द्वारा निर्मित मूर्त वस्तुओं को क्या कहते हैं? बताइए। अमूर्त दुनिया को क्या बोलेंगे और मूर्त वस्तुएं जो होती है उससे क्या बोलेंगे? मूर्त मतलब आप जिसे देख सकते हैं, अमूर्त जिसे आप देख नहीं सकते पर महसूस कर सकते हैं। तो अभौतिक संस्कृति समाज के सदस्यों द्वारा निर्मित विचारों की अमूर्त दुनिया होती है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और भौतिक संस्कृति क्या होता है? समाज के सदस्यों द्वारा निर्मित मूर्त वस्तुएं होती है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका मानदंडों के प्रकार के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन है लोकरीतियां लोकाचार, ऑप्शन बी है प्रथा नैतिकता एवं धर्म, ऑप्शन सी है फैशन एवं धुन और ऑप्शन डी है विश्वास प्रवृत्ति एवं आदतें। निम्नलिखित में से किसको मानदंडों के प्रकार के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है? बताइए। तो इसमें ऑप्शन डी हमारा राइट होगा, विश्वास प्रवृत्ति और आदतें। ये क्या है? इन्हें मानदंडों के रूप में हम परिभाषित नहीं कर सकते, जबकि लोकरीतियां लोकाचार हो गए, प्रथा नैतिकता एवं धर्म, फैशन और धर्म, ये सभी क्या है? सामाजिक मानदंड है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सोशियोलॉजी एंड इंट्रोडक्शन टू द डिसिप्लिन एंड प्रोफेशन पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए एलेक्स सिंक्लेस, ऑप्शन बी थॉमस ग्लैडविल, ऑप्शन सी पीटर बर्जर और ऑप्शन डी सी राइट मिल्स। तो बताइए व्हाट इज सोशियोलॉजी, ये किसकी पुस्तक है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन ए एलेक्स इंक्लेस। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजशास्त्र को संस्थाओं के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? ऑप्शन ए मैक्स वेबर, ऑप्शन बी मैकआइवर और पेज, ऑप्शन सी इमाइल दुर्क्यूम और ऑप्शन डी एंथोनी गिडेंस। समाजशास्त्र को संस्थाओं के रूप में परिभाषित बताइए कौन करते हैं? तो ये कहते हैं इमाइल दुर्क्यूम। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुदाय के मुख्य आधार हैं। ऑप्शन ए भूभाग, ऑप्शन बी सामुदायिक भावना, ऑप्शन सी है भूभाग और सामुदायिक भावना दोनों और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए समुदाय के मुख्य आधार क्या है?
इसके अंतर्गत आपका भूभाग भी आता है और सामुदायिक भावना भी आती है, दोनों ही आते हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे अर्जित परिस्थिति के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा? ऑप्शन ए लिंग को, ऑप्शन बी आयु को, ऑप्शन सी जाति को और ऑप्शन डी वैवाहिक साथी को। तो बताइए इनमें से अर्जित परिस्थिति कौन सी है? अचीव्ड, अचीव्ड क्या होती है? ये आपकी योग्यता या आप उसे प्राप्त करते हैं। और एस्क्राइब क्या होता है? ये आपको जन्म से प्राप्त होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। पार्टनर आप जीवन में अपनी योग्यता और अपनी पसंद से प्राप्त करते हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जबकि लिंग, आयु, जाति ये सब क्या है? आपको जन्मजात प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विशिष्ट परिस्थिति से संबंधित विभिन्न भूमिकाओं को जब संयुक्त किया जाता है तो उसे किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए भूमिका पुंज, ऑप्शन बी परिस्थिति पुंज, ऑप्शन सी विविध भूमिकाएं और ऑप्शन डी भूमिका संघर्ष। किसी विशिष्ट परिस्थिति से संबंधित विभिन्न भूमिकाओं को जब संयुक्त किया जाता है तो इसे हम किस रूप में जानते हैं? बताइए। तो इसे हम जानते हैं भूमिका पुंज। ऑप्शन ए रोल सेट। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है? मर्टन ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिस्थिति का तात्पर्य व्यक्तियों या समूहों को दिए जाने वाले सम्मान से है। ऑप्शन ए मर्टन का सिद्धांत है, ऑप्शन बी वेबर का सिद्धांत है, ऑप्शन सी मार्क्स का सिद्धांत है और ऑप्शन डी मीट का सिद्धांत है। तो बताइए स्टेटस की बात कौन करते हैं? तो ये जो सिद्धांत परिस्थिति का दिया गया है ये दिया गया वेबर के द्वारा। वेबर के सिद्धांत में परिस्थिति का तात्पर्य व्यक्तियों या समूहों को दिए जाने वाले सम्मान से है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्राथमिक समूह एक लघु सामाजिक समूह है जिसके सदस्य व्यक्ति और स्थायी संबंध साझा करते हैं। प्राथमिक समूह की उपयुक्त परिभाषा किसने दी है? ऑप्शन ए E.S. बोगार्ट्स ने, ऑप्शन बी है H.M. जॉनसन ने, ऑप्शन सी है C.H. कूले ने और ऑप्शन डी है मैक्स वेबर ने। एक प्राथमिक समूह एक लघु सामाजिक समूह है जिसके सदस्य व्यक्तिगत और स्थायी संबंध साझा करते हैं। बताइए प्राइमरी ग्रुप की ये परिभाषा किसने दी है? तो ये दिए C.H. कूले ने। इनकी मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तक है C.H. सोशल ऑर्गेनाइजेशन। इस पुस्तक में इन्होंने बात की है प्राथमिक समूह की, प्राइमरी ग्रुप की। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 1909 में ये पुस्तक आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह तर्क किसने दिया कि 9 प्रकारवाद एक विकसित सिद्धांत की बजाय एक प्रवृत्ति है? ऑप्शन ए रॉबर्ट ए मर्टन, ऑप्शन बी जेफरी सी अलेक्जेंडर, ऑप्शन सी टॉलकट पार्सन और ऑप्शन डी इमानुएल दुर्खिम। 9 प्रकारवाद एक विकसित सिद्धांत की बजाय एक प्रवृत्ति है, ये बताइए किसने कहा है? ये कहा है जेफरी सी अलेक्जेंडर ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शोध प्रारूप में समाविष्ट नहीं होता है? ऑप्शन ए सूचना प्राप्त करने के साधन, ऑप्शन बी अध्ययन की जाने वाली समस्या का उद्देश्य, ऑप्शन सी है अध्ययन की जाने वाली समस्या का स्वरूप और ऑप्शन डी विस्तृत प्रशासनिक प्रक्रिया है। तो बताइए शोध प्रारूप में क्या शामिल नहीं होता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन डी, विस्तृत प्रशासनिक प्रक्रियाएं सम्मिलित नहीं होती। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सी क्षेत्र अवलोकन की अवस्था नहीं है? ऑप्शन ए साहित्य की समीक्षा, ऑप्शन बी विषय चयन, ऑप्शन सी है अनुसंधान स्थल का चयन और ऑप्शन डी है भूमिका निर्धारण। तो बताइए अवलोकन की अवस्था इनमें से कौन सी नहीं है? तो ये है आपका रिव्यू ऑफ लिटरेचर। ये क्या अवलोकन की अवस्था नहीं है, जबकि विषय चयन, अनुसंधान स्थल का चयन, भूमिका निर्धारण ये सभी अवलोकन की अवस्थाएं हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौ प्रकारवाद की अवधारणा किसने दी है? ऑप्शन ए रॉबर्ट के मर्टन, ऑप्शन बी है जे अलेक्जेंडर, ऑप्शन सी है किंग्सले डेविस और ऑप्शन डी टॉलकट पार्सन्स। तो बताइए नौ प्रकारवाद की अवधारणा किसने दी है? तो ये देने वाले थे आपके जे अलेक्जेंडर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहभागी अवलोकन का प्रयोग भारत में अधिकतर किसने किया है? ऑप्शन है एलपी विद्यार्थी ने, ऑप्शन बी एम एन श्रीनिवास ने, ऑप्शन सी आईपी देसाई ने और ऑप्शन डी डेविड हार्डीमैन ने। तो बताइए नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का प्रयोग इनमें से किसके द्वारा किया गया है? तो ये है डेविड हार्डीमैन का अध्ययन है। देवी आंदोलन का इन्होंने अध्ययन किया था असहभागी अवलोकन के आधार पर। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्यों और दस्तावेजों का अध्ययन कर इन्होंने देवी आंदोलन का अध्ययन किया था। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसमें इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपराध एक है क्या है? ऑप्शन ए सामाजिक व्यवहार है, ऑप्शन बी अनुमोदित व्यवहार है, ऑप्शन सी असामाजिक व्यवहार है और ऑप्शन डी सामूहिक व्यवहार है। तो बताइए क्राइम इज क्या है? क्राइम तो ये एक प्रकार का एंटी सोशल बिहेवियर है, असामाजिक व्यवहार। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी विशेषता नौ प्रकारवाद की नहीं है? ऑप्शन ए एक आयामी समाजशास्त्र, ऑप्शन बी क्रिया वैकल्पिक होती है, ऑप्शन सी है प्रकारवाद का पुनः निर्माण होता है, ऑप्शन डी है उत्तर प्रत्यक्षवादी होती है। तो बताइए इनमें से नौ प्रकारवाद की कौन सी विशेषता नहीं है? तो नौ प्रकारवाद यूनी डायमेंशनल नहीं होता है, ये क्या होता है? मल्टी डायमेंशनल, बहुआयामी होता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने आधुनिकता को एक अपूर्ण परियोजना का है, अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट? ऑप्शन ए जैक्स देरिडा, ऑप्शन बी ए गिडिंग्स, ऑप्शन सी है मॉर्टन और ऑप्शन डी जे हेबरमास। तो बताइए आधुनिकता को एक अपूर्ण परियोजना किसने कहा है? तो ये कहा है जे हेबरमास ने। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौ प्रकारवाद का सिद्धांत किसके क्रिया सिद्धांत का संशोधित रूप है? ऑप्शन ए पार्सन्स के, ऑप्शन बी मीड के, ऑप्शन सी वेबर के और ऑप्शन डी पैरेटो के। तो बताइए नौ प्रकारवाद का सिद्धांत किसके क्रिया सिद्धांत का संशोधित स्वरूप है? तो नौ प्रकारवाद का सिद्धांत किसने दिया था? जेफरी अलेक्जेंडर ने दिया था। तो ये पार्सन्स के सिद्धांत का संशोधित रूप है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा उत्तर आधुनिक समाज उपभोग समाज है?
पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी इज अ कंज्यूमर सोसाइटी? ऑप्शन ए फोको, ऑप्शन बी बॉडिलार्ड, ऑप्शन सी है जेमसन और ऑप्शन डी है डेरिडा। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। किसने उत्तर आधुनिक समाज को उपभोग समाज कहा है? तो ये कहा है बॉडिलार्ड ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इनकी पुस्तक भी इसी नाम से है, एक है द कंज्यूमर सोसाइटी। फिर एक इनकी पुस्तक है मोस्ट इंपॉर्टेंट है द मिरर ऑफ प्रोडक्शन। और एक पुस्तक है द सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट। एक इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है जिससे कॉन्सेप्ट काफी पूछा जाता है, सिमुलेक्रा और सिमुलेशन। इन पुस्तकों को आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं। बॉडिलार्ड की पुस्तकें हैं सिमुलेक्रा एंड सिमुलेशन, द कंज्यूमर सोसाइटी, मिरर ऑफ प्रोडक्शन, द सिस्टम्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सफेद पोस्ट अपराध की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया है? ऑप्शन ए लॉम्ब्रोशो ने, ऑप्शन बी इमैनुएल दुर्खिम ने, ऑप्शन सी सदरलैंड ने और ऑप्शन डी मर्टन ने। तो बताइए व्हाइट कॉलर क्राइम का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था सदरलैंड के द्वारा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से यह परिभाषा किसने दी है कि अपराध देश के कानून के विरुद्ध किया गया दुर्व्यवहार है? ऑप्शन है लैंडिस और लैंडिस, ऑप्शन बी है सदरलैंड, ऑप्शन सी है इलियट और मैरिल और ऑप्शन डी है गिलिन और गिलिन। अपराध देश के कानून के विरुद्ध किया गया व्यवहार है, दुर्व्यवहार है। बताइए किसने कहा है? तो ये परिभाषा जो है गिलिन और गिलिन की है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियों की जनसंख्या का क्या अनुपात था? ऑप्शन है 1830, ऑप्शन बी है 910, ऑप्शन सी है 940 और ऑप्शन डी है 950। तो बताइए कितना था? 2001 में कितना था और 2011 में कितना था? दो हजार एक में था 933 और 2011 में 940। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह किसने कहा है कि अपराधी जन्मजात होते हैं? ऑप्शन ए कोहेन, ऑप्शन बी लॉम्ब्रोसो, ऑप्शन सी सदरलैंड और ऑप्शन डी वॉल्टर लेफ्लेस। अपराधी जन्मजात होते हैं, ये किसका मानना था? ये मानना था लॉम्ब्रोसो का। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
या किसने कहा कि विचलन भी समाज के लिए आवश्यक है? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी दुर्खिम, ऑप्शन सी मैक्स वेबर और ऑप्शन डी स्पेंसर। डेविएंस इज आल्सो नेसेसरी फॉर सोसाइटी। बताइए ये कथन किसका है? तो ये मानना था इमानुएल दुर्खिम का। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सदरलैंड के अनुसार प्रतिष्ठित एवं सम्मानित पद के व्यक्ति द्वारा अपने व्यवसाय के संबंध में किया गया अपराध क्या कहलाता है? ऑप्शन ए सफेद पोश अपराध, ऑप्शन बी नीला पोश अपराध, ऑप्शन सी चोरी और ऑप्शन डी सेंधमारी। प्रतिष्ठित एवं सम्मानित पद के व्यक्ति द्वारा किया गया अपराध बताइए क्या कहलाता है? तो ये सफेद पोश, व्हाइट कॉलर क्राइम कहलाता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? ऑप्शन ए 1981 में, ऑप्शन बी 1989 में, ऑप्शन सी 1991 में और ऑप्शन डी 1992 में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी 1979 में, 1989। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो या अधिक राष्ट्रों या सांस्कृतिक क्षेत्रों के ग्रामीण जीवन के तुलनात्मक अध्ययन के लिए जिस उपागम का प्रयोग किया जाता है वो क्या कहलाता है? ऑप्शन ए अंतर सांस्कृतिक उपागम, ऑप्शन बी तुलनात्मक उपागम, ऑप्शन सी संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम और ऑप्शन डी उद्विकासीय उपागम। दो या दो से अधिक राष्ट्रों और सांस्कृतिक क्षेत्रों के ग्रामीण जीवन के तुलनात्मक अध्ययन के लिए जिस उपागम का प्रयोग किया जाता है इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं क्रॉस कल्चरल अप्रोच, अंतर सांस्कृतिक उपागम। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर संरचनावाद की व्याख्या करते हुए किस विचारक ने विखंडन की अवधारणा को रखा है? ऑप्शन ए लेमन, ऑप्शन बी डेरिडा, ऑप्शन सी फुको और ऑप्शन डी बुदलियर। तो बताइए डीकंस्ट्रक्शन की बात कौन करते हैं, विखंडन? तो ये करते हैं डेरिडा, जैक्स डेरिडा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अध्ययन में ग्रामीण समाज के अध्ययन में तुलनात्मक उपागम का प्रयोग नहीं किया गया है? ऑप्शन ए योगेश सटरा द्वारा लिखित द चेंजिंग फ्रंटियर ऑफ कास्ट, ऑप्शन बी के एल शर्मा के द्वारा लिखित द चेंजिंग रूरल स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम, ऑप्शन सी एस.सी. मेयर द्वारा लिखित कास्ट एंड किनशिप इन सेंट्रल इंडिया, ऑप्शन डी हुरिया द्वारा लिखित एनाटॉमी ऑफ द रर्बन कम्युनिटी। तो बताइए तुलनात्मक उपागम का प्रयोग इनमें से किसमें नहीं किया गया? कंपैरेटिव स्टडी। तो ये है आपका ऑप्शन डी, जीएस खुदिया द्वारा लिखित एनाटॉमी ऑफ रर्बन कम्युनिटी। ये क्या है? कंपैरेटिव स्टडी पर आधारित नहीं है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गरीबी का आयाम नहीं है? ऑप्शन है आजीविका की रणनीतियों का अभाव, ऑप्शन बी है संसाधनों तक पहुंच की अनुपलब्धता, ऑप्शन सी है असुरक्षा एवं कुंठा की भावना और ऑप्शन डी है मनोरंजन के विकल्पों का अभाव। तो बताइए इनमें से कौन सा डायमेंशन नहीं है पॉवर्टी का? तो मनोरंजन के विकल्पों का अभाव, ये क्या है? डायमेंशन नहीं है पॉवर्टी का। जबकि आजीविका की रणनीतियों का अभाव, संसाधनों तक पहुंच की अनुपलब्धता, असुरक्षा एवं कुंठा की भावना, ये सभी क्या गरीबी के आयाम है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीड ने यह विचार की चेतना और समाज द्वंद्वात्मक रूप से उद्भूत घटनाएं हैं इस किस दार्शनिक से लिया था?
ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी मैक्स वेबर, ऑप्शन सी जॉर्ज हीगल और ऑप्शन डी इमाइल दुर्की। चेतना और समाज द्वंद्वात्मक रूप से उद्धृत घटनाएं हैं, ये बताइए जीएच मिड ने किससे लिया था? तो चेतना की बात कौन करते हैं? जॉर्ज हीगल करते हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉल्फ डेनेडॉफ के अनुसार समूह संघर्ष कब उत्पन्न होता है? ऑप्शन है जब समूहों के हित समान होते हैं, ऑप्शन बी जब एक समूह के प्रकट हित दूसरे के साथ मेल खाते हैं, ऑप्शन सी जब एक समूह के प्रकट हित एक दूसरे के विरोधी होते हैं, और ऑप्शन डी जब समूह के सदस्यों के बीच कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होती है। तो बताइए समूह संघर्ष कब उत्पन्न होता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन सी, जब एक समूह के प्रकट हित दूसरे के विरोध में होते हैं तब ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत घरेलू हिंसा दंडनीय अपराध है? ऑप्शन है 490, ऑप्शन बी है 420, ऑप्शन सी है 498 ए, ऑप्शन डी 499। तो बताइए घरेलू हिंसा किस धारा के अंतर्गत अपराध है? तो ये है 498 ए, ऑप्शन सी 498 ए, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दहेज निषेध अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? ऑप्शन है 1960 में, ऑप्शन बी 1961 में, ऑप्शन सी 1965 में, और ऑप्शन डी 1963 में। तो बताइए दहेज निषेध अधिनियम कब लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था 1961 में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने समाज में प्रगतिशील परिवर्तनों का वर्णन करने के लिए विकासवादी सिद्धांत का उपयोग किया है? ऑप्शन ए रॉबर्ट के मर्टन, ऑप्शन बी टॉलबर्ट पार्सन, ऑप्शन सी ए आर एटकी ब्राउन, और ऑप्शन डी बी मेलिनोव्स्की। निम्नलिखित में से किसने समाज में प्रगतिशील परिवर्तनों का वर्णन करने के लिए विकासवादी सिद्धांत का उपयोग किया है? तो ये किया टॉलबर्ट पार्सन्स ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जीएस घुरे की प्रथम पुस्तक है? ऑप्शन है इंडियन साधु, ऑप्शन बी है भारत में जाति और प्रजाति, ऑप्शन सी है जाति वर्ग और व्यवसाय, और ऑप्शन डी है संस्कृति और समाज। तो बताइए जीएस घुरे की प्रथम पुस्तक इनमें से कौन सी है? भारतीय साधु, इंडियन साधु, ये पुस्तक आई थी 1953 में। और कास्ट एंड रेस इन इंडिया, ये पुस्तक आई थी 1932 में। कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन, ये पुस्तक आई थी 1961 में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी, कास्ट एंड रेस इन इंडिया, भारत में जाति और प्रजाति। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने समाज को एक वस्तुपरक वास्तविकता के रूप में समझा जिसमें विशिष्ट कार्य समग्रता की स्थिरता और सामंजस्य में योगदान करते हैं? ऑप्शन है इमाइल दुर्की, ऑप्शन बी है मैक्स वेबर, ऑप्शन सी है ए आर एटकी ब्राउन, और ऑप्शन डी है जीएच मिल। तो बताइए ऑब्जेक्टिव रियलिटी की बात कौन करते हैं? तो ये करते हैं इमाइल दुर्की। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने बताया कि वैज्ञानिक सत्य के मूल में विश्वास मनुष्य की मूल प्रकृति का उत्पाद है? ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी है टॉलबर्ट पार्सन, ऑप्शन सी है मैक्स वेबर, और ऑप्शन डी है रॉबर्ट के मर्टन। वैल्यू ऑफ साइंटिफिक ट्रूथ की बात कौन करते हैं?
तो ये करते हैं मैक्स वेबर। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क्स के अनुसार वेतन श्रम मूल रूप से है। ऑप्शन है स्वतंत्र श्रम है, ऑप्शन बी है बाध्यकारी श्रम है, ऑप्शन सी कुशल श्रम है और ऑप्शन ए स्वैच्छिक श्रम है। तो बताइए वेज लेबर क्या होता है? फ्री लेबर होता है, फोर्स्ड लेबर होता है, स्किल्ड लेबर होता है या वॉलंटरी लेबर होता है? तो ये प्रकार का बाध्यकारी श्रम होता है। ऑप्शन बी फोर्स लेबर, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान किस अनुच्छेद के तहत अल्पसंख्यकों को संरक्षण प्रदान करता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी अनुच्छेद 29 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 51। तो ये है अनुच्छेद 29, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंत्योदय योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है इसका उद्देश्य शहरी गरीबों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है, ऑप्शन बी है यह स्थायी आजीविका संवर्धन और वित्तीय सेवाओं तक बेहतर पहुंच के माध्यम से ग्रामीण गरीबों को कम करने पर केंद्रित है, ऑप्शन सी है यह ग्रामीण कारीगरों को रियायती आवास ऋण प्रदान करती है, ऑप्शन डी या ग्रामीण क्षेत्रों के मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करती है। तो बताइए अंत्योदय योजना के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी, या स्थायी आजीविका संवर्धन एवं वित्तीय सेवाओं तक बेहतर पहुंच के माध्यम से ग्रामीण गरीबी को कम करने पर केंद्रित है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण विकास में माइक्रो फाइनेंस की प्रमुख भूमिका क्या है? ऑप्शन है बड़े पैमाने पर औद्योगिक ऋण प्रदान करना, ऑप्शन बी है उपेक्षित क्षेत्रों तक वित्तीय सेवाओं की पहुंच तक विस्तार करना, ऑप्शन सी है सरकारी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का वित्त पोषण करना और ऑप्शन डी ग्रामीण क्षेत्रों में ब्याज की दरों को विनियमित करना। तो बताइए माइक्रो फाइनेंस की मुख्य भूमिका क्या होती है? तो इसका काम होता है उपेक्षित क्षेत्रों तक वित्तीय सेवाओं की पहुंच का विस्तार करना। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। 1928 का बारदोली आंदोलन मुख्य रूप से किसके विरोध में शुरू किया गया था? ऑप्शन ए कृषि भूमि को चाय बागानों में बदलने के लिए, ऑप्शन बी अकाल के दौरान भूमि राजस्व में वृद्धि के लिए, ऑप्शन सी 3 कठिया प्रणाली के तहत नील की खेती, ऑप्शन डी है किसानों का अन्यायपूर्ण कराधान। तो बताइए बारदोली आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो इसके जो नेता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी अकाल के दौरान भूमि राजस्व में वृद्धि। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। किसी क्वेश्चन में कोई भी क्वेरी है जिसमें आपको लगे कि इस क्वेश्चन का आंसर ये नहीं ये होना चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, एक बार मैं उस क्वेश्चन को रीचेक कर लूंगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।